नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, नमस्ते बोलने से पहले समाप्ति एक्सप्रेस क्यों लिखते हो? हाँ, पहले किसी को बेटा ग्रीट नहीं करना होता? नमस्ते, नमस्कार, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तुम करते हो समाप्ति एक्सप्रेस। ये क्या है बेटा? ये कौन सी बेटा गंदी बात है? बहुत गंदी बात है बेटा। Yes everybody, hello hello hello, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, am I audible, am I visible? मेरे को एक पिंपली हो गई है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है यार। हाँ, yes everybody, ऑडियो वीडियो क्लियर है everyone, all good all good all good, yes। कैसे हैं आप लोग? पहले आप बताइए। कोई बात नहीं, आप तो मुझसे नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं बेटा, बच्चे तो होते ही सेल्फिश हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मत पूछो कि मैं कैसी हूं, मैं आपसे पूछती हूं आप कैसे हैं, आप बताइए। यस एवरीवन, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है। शुरू करें फिर बेटा आज का लेक्चर। समाप्ति एक्सप्रेस तो चलाएंगे, पिछली क्लास की क्विक 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 रिवीजन करेंगे और फिर बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्यों नहीं हूं? सेबेशियस ग्लैंड एक बच्चा लेकर है, कुछ ज्यादा ही साइंस पढ़ लिया ऐसा लग रहा है। हाँ, ऑल गुड बेटा, ऑल बढ़िया, ठीक है जी। चलिए, आज का वैसे टॉपिक है बीटी कॉटन को हमें कंटिन्यू करना है, आरएनए इंटरफेरेंस हमें पढ़ना है। मैं भी बढ़िया हूं। मुझे कभी कभी एक बच्चा लिख रहा है फाइनली अनब्लॉक्ड। बेटा ऐसा क्या किया था जो तू ब्लॉक हो गया था? हाँ, एक्चुअली मैं अभी बेटा एक बैच में, मैं एक्चुअली बैच ही का कुछ देख रही थी, सीन देख रही थी, मैं ये देख रही थी बच्चे कैसे कभी कभी बच्चे बिल्कुल ही अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। अच्छा, मैं अगर तुम्हारे क्लास में फॉर एग्जांपल कभी यकीन 4.0 ये यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा तुम? तो मैं तुमसे एक चीज पूछ रही थी, अगर मैंने कभी फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ बातें बेटा मैं कर लूं, हाँ एक बात मैं तुमसे कर लूं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, ठीक है, दिल की बात है, मन की बात है, मैं जानना चाह रही हूं एज अ टीचर, ठीक है, मैं एज अ टीचर जानना चाह रही हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को कभी फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्डेड लेक्चर दिया, आप लोग तो अभी खैर मेरे से बहुत टाइम तक पढ़ चुके हैं तो आप लोग तो क्या ही समझ पाएंगे, बट मैं देखती हूँ बच्चे लेक्चर देखने से पहले बेटा उसमें अपनी पूरी बेटा साइंस लगा देते हैं, अपनी पूरी कॉमेंट बाजी कर देते हैं। लेक्चर कितना अच्छा है, लेक्चर कितना बुरा है, लेक्चर कितना हिंदी में पढ़ाया है, लेक्चर कितना इंग्लिश में पढ़ाया है, लेक्चर में नोट्स कैसे हैं, मतलब लेक्चर जस्ट डाला है, लेक्चर हो सकता है 2 घंटे का हो और बिना लेक्चर देखे ही बेटा उसमें अपनी पूरी बेटा कमेंट बाजी। तो जब टीचर, और आप लोगों को लगता है हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते, मैं आपके भी बेटा लक्ष्य बैच को भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स हमेशा जाके पढ़ती हूँ, मैं अर्जुना को भी बोलती हूँ, और ये एज अ टीचर मुझे लगता है पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपके कॉमेंट्स ही हमारे लिए एक फीडबैक है और हम आपके फीडबैक से ही बेटा अपने लेक्चर में कोई भी चेंजेस करते हैं, एटलीस्ट मैं तो करती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बेटा मैं बहुत बेस्ट हूं या मैं मतलब मेरे को कोई और चेंजेस की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है यार, बच्चों से ही पता चलता है। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ छूट गया है तो आप लोग के कमेंट्स देख के पता चलता है कि पढ़ाना है मैम, वो छूट गया है पढ़ा लो, तो कमेंट्स हम हमेशा देखते हैं। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि कभी कभी बच्चे कैसी हरकतें करते हैं यार। अरे भाई तुम देखो तो सही, लेक्चर तो देखो भाई। हम ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? एक्चुअली अभी मैं एक हम यही चैप्टर, अरे भाई टीचर ने बताया होगा अंदर, लेक्चर तो खोल के देख भाई कि इसी चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं मैम इस चैप्टर से क्यों? क्योंकि तूने लेक्चर देखा ही नहीं है कि मैम ने अंदर एक्सप्लेन किया है कि क्यों इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई टीचर पे तुमको भरोसा नहीं होगा तो कैसे 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 बेटा कैसे चलेगा, है ना। तो यही है कि आई समटाइम्स गेट वरीड एंड आई फील स्ट्रेंज कि हाउ वाई यू गाइज डू दैट, बट मेरे लक्ष्य के प्यारे प्यारे जैक्सन है बेटा, ऐसे ऐसे होता है ना। मुझे लगता है ना जब और रिकॉर्डेड स्पेशली अगर लेक्चर मिल जाए तो वहां तो तुम लाइव जैसा स्पैम कर नहीं सकते जैसे कई लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड में किसी ना किसी फॉर्म में तो स्पैम करते ही हैं बच्चे, ठीक है। बट ऐसे करना बेटा अच्छी बात नहीं होती है भाई। पहली बात तो कोई भी बात पूरी तरीके से सुनना चाहिए और फिर बेटा अपनी बात बोलनी चाहिए, मानते हो कि नहीं, है ना। कोई भी चीज बेटा सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलता है
या मतलब पढ़ाना तो छोड़ दो, बात बोलने तो दिया करो बंदे को, उससे पहले तुम्हारा आंसर रेडी होता है। दिस इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है जी, बहुत गंदी बात है, हम नहीं करते हैं ऐसा। तुम्हें भी किसी दिन मैंने रिकॉर्डेड सेशन दे दिया तो मुझे क्या पता तुम ऐसा करने लग जाओ। बिना पढ़े तुम मेरी तारीफ भी कर सकते हो, तुम तो सपोले हो, ठीक है। तो एनीवे बच्चों, ये ऐसी मेरी एक मन की बात थी कि यार एटलीस्ट मतलब दिस शुड नॉट बी द केस, एंड हूएवर इज टीचिंग यू इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट थिंग एज मच एज पॉसिबल, और हर कोई चाहेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन और मिलके अपन सिलेक्शन के दिन बेटा मिले, फोटो खिंचाए, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ खिंचाऊंगी, सेलिब्रिटी तो तुम होगे बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर बेटा हम पॉसिबल होगा तो चाय पियेंगे साथ में, चाय पार्टी तो जरूर करेंगे। और तुम तो मेरे लक्ष्यंश हो, तुम्हारा तो इसी साल बेटा नीट का एग्जाम होगा, जरूर याद रखना अगर बाई चांस मैं मिली तुमसे, ठीक है। जिंदगी का भी बेटा क्या पता कौन सा रुख ले ले, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस मैं मिली तो यार चाय पार्टी करेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करें बच्चा बाड़ी, यस एवरीबॉडी। हाँ चलिए जी, एट द एंड ऑफ द डे बेटा यू मस्ट अंडरस्टैंड, चाहे लेक्चर बेटा आपको किसी दिन रिकॉर्डेड भी मिले, किसी दिन लाइव भी मिले, आपका एम बेटा एक ही होना चाहिए, और जिसका एम एक बेटा फिक्स होता है ना, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें लाइव लेक्चर मिल रहा है या रिकॉर्डेड। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जिसका एम उसको पता होता है बच्चों, वो किसी भी कंडीशन में पढ़ता है, चाहे 1 घंटे 45 मिनट पढ़ना पड़े, चाहे 2 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 2.5 घंटे पढ़ना पड़े, वो बच्चा पता है उसको कि वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको कितना डेडिकेशन चाहिए। और अगर टीचर सामने आपको खड़े होके पढ़ा रहा है तो यानी कि आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वो टीचर भी बहुत सारे क्लासेस लेके आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको भी बेटा उतनी ही डेडिकेशन दिखानी चाहिए। इट इज एन अमालगम ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय यू एंड द एफर्ट्स मेड बाय अस व्हिच विल लीड टू योर सिलेक्शन, ठीक है। तो इसी बात के साथ में बेटा सितंबर मंथ भी स्टार्ट होने वाला है, और सितंबर मंथ स्टार्ट होने से पहले हम एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं बच्चा पार्टी पिछली क्लास का विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी। एवरीबॉडी बेटा, एवरीबॉडी यस एवरीबॉडी। देखो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, तुम तो मेरे बहुत दिल के करीब हो, ठीक है, कितनी तारीफ करूं, मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है, ठीक है। चलो सुनो मेरे बच्चों, आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं बीटी कॉटन कंप्लीट, और बेटा आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, हमने पूरी बायोटेक्नोलॉजी की थी बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा और देखा कि क्या प्रोसेस होता है, और हमने फिर पिछली क्लास में एप्लीकेशंस देखा। एप्लीकेशंस मतलब आखिर ये किया क्यों जाता है, ठीक है, किया क्यों जाता है बच्चों। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, सबसे ज्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर में, और बेटा एग्रीकल्चर में और मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज्यादा बेटा इसका एप्लीकेशन है। कारण हम देख चुके थे, हमने देखा था बेटा कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया थे बायोटेक्नोलॉजी के सबसे ज्यादा। यस जल्दी बेटा 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज बेटा होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। नंबर 1 बेटा क्या क्रिटिकल रिसर्च एरिया था, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटेलिस्ट in the form of a pure enzyme or a microbe। फिर बेटा finding the absolute best conditions, जिस कंडीशन पे वो कैटलिस्ट काम कर पाए। नंबर 2 क्रिटिकल रिसर्च एरिया एंड नंबर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया वाज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। ये 3 वेरी गुड बेटा, आप आंसर दे सकते हो क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 3 बेटा क्रिटिकल रिसर्च एरिया होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यार हम बायोटेक्नोलॉजी का जब एप्लीकेशन देखते हैं एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो हमने बेटा बहुत सारी टेक्निक से अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें हमने ऑर्गेनिक तो बाद में आया, पहले हमने बेटा केमिकल्स का यूज किया, लाइक हमने पेस्टिसाइड्स का यूज किया, हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की। बट बेटा एक तो ये हार्मफुल होते हैं, प्लस बेटा सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, महंगे होते हैं। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आई तो हमने बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स नाम की चीजें यूज की, और बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स हार्मफुल तो नहीं थे, बट अगेन ये तो उससे भी ज्यादा कॉस्टली थे, अफोर्डेबल नहीं था। फिर हमने बेटा तीसरी टेक्निक क्या की थी, कोई बताइए, यस एवरीबॉडी। तीसरी चीज बेटा हमने क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वेरी गुड, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड नंबर 3 बेटा, नंबर थ्री कोई बताए, वैसे मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज किया। जेनेटिकली देखो यार,
होता क्या बोलते हैं, हाँ, हालांकि बेटा आप देखोगे कि हरित क्रांति जब आई 60s में, तो 3 गुना बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के यूज करने की वजह से, अच्छी क्रॉप वैरायटी यूज करने की वजह से हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ा तो पाए, बट इट वाज स्टिल नॉट इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जितनी हमारी पॉपुलेशन थी फिर भी हम उसको बेटा फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बेटा ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स मतलब किसी के भी जीन में मॉडिफाई कर दिया तो वो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का बेटा फायदा क्या था, क्रॉप्स का फायदा हमने क्या देखा था, नंबर 1 मैम किसी भी तरीके के ए बायोटिक, किसी भी सीक्वेंस में बता सकते हो बेटा, किसी भी तरीके की ए बायोटिक स्ट्रेस को वो झेल सकता है, आंधी आए तूफान आए या ठीक है, मतलब वो डट के खड़ा रहेगा चाहे कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, चाहे कैसी भी बेटा कंडीशन हो, वो डट के खड़ा रहेगा। नंबर 2, वो आपके सॉइल में से बेटा न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से यूज करेगा, आपकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी। नंबर 2, नंबर 3, आप इन केमिकल्स पे बेटा बहुत कम रिलाई करेंगे, आप केमिकल पे डिपेंडेंस आपकी बेटा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें बेटा इंप्रूव हो सकती है। क्वालिटी में मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, दैट इज कॉल्ड एज बच्चों गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में आप बनाते कैसे हैं, डैफिडोल लेते हैं, उसमें से बेटा बीटा कैरोटीन की जीन निकाली और बेटा आप नेटिव राइस में आप डाल देते हैं। बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो जो राइस वैरायटी में आपने डाला है बेटा, उनमें आप क्या देखेंगे, विटामिन ए का अमाउंट अच्छा खासा देखेंगे, तो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड भी होता है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आप बनाते हैं, जिसका बेटा हमने पिछले दिन एक डेमो देखा था बीटी कॉटन पर, हमने पूरा पढ़ा नहीं था, हमने कुछ बेटा इंसेक्ट्स की कैटेगरीज लिखी थी, लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, और हमने उसमें कौन कौन से इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं वो लिखा था। फिर मैंने आपको एक पीछे की कहानी बताई थी कि जब बीटी कॉटन बना था तो उसके पीछे की कहानी क्या थी। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बहुत सारी बीटी कॉर्न, बहुत सारे बीटी वाले वैरायटी बेटा आ चुके हैं। प्लांट को ही हम नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट बना दे रहे हैं। एक बारी बेटा उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो। तो बेटा मैंने कहा था ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हो बेटा तभी तो आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, है ना। ऑब्जर्व करोगे तभी तो बेटा अपनी रिसर्च दे पाओगे, बिना ऑब्जर्व किए तो बेटा तुम स्पैम ही कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्व करो, देखो, फिर बेटा बातें करो ना। यस तो बेटा जी होता क्या है, ऑब्जर्व किया जा रहा था कि यार ये कॉटन प्लांट्स थे, इनके बड में जो है ना, इनके बड में छेद हो जा रहा था, ठीक है। छेद करने वाले कौन थे, कॉटन बॉल वर्म्स, ये इंसेक्ट्स थे। अब बेटा इंसेक्ट से आपकी प्लांट को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेटा किससे है, बैक्टीरिया से नहीं है, प्रॉब्लम है आपको कॉटन बॉल वर्म से, क्योंकि मैं कॉटन प्लांट की बात कर रही हूं। प्रॉब्लम है आपको कॉटन बॉल वर्म से, आपको बेटा इसका सफाया करना है, क्योंकि ये भैया इसमें छेद क्रिएट कर रही है। ऑब्जर्व किया गया बच्चों, वेरी वेरी गुड, ऑब्जर्व किया गया बच्चों की जब जब धरती पे ये कॉटन बॉल वर्म आता है, जब जब ये इस कॉटन प्लांट पे फीड करता है, तब तब बेटा एक चेंज होगा। एक चेंज होगा मतलब कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब ये इस पे फीड करता है तो ओकेजनली इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया रह रहे होते हैं, जिसे बोला जाता है बैसिलस thuringiensis, जिसे क्या बोला जाता है, बैसिलस thuringiensis। ओकेजनली ये बैक्टीरिया जो है इस इंसेक्ट के खाद्य का एक पात्र बन जाता है, ये इसको भी खाने लग जाता है। जब ये इसको खाएगा, ये आएगा, खाएगा और मर जाएगा, ठीक है, और अपने साथ बाकी कॉकरोचों को भी मार गिराएगा। ये एक ऐड आता है बेटा, ठीक है। कॉटन बॉलवर्म जब प्लांट पे फीड करता है तो प्लांट को जब कच 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 करके खा रहा है तो बेटा साथ में कच 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 करके ये बैक्टीरिया को भी खा जाता है और इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर बेटा खोज किया गया कि भैया इसकी मृत्यु कैसे हुई, आखिर इसकी डेथ कैसे हुई, इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा क्या था जो इसके लिए हानिकारक था। ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ओ बैक्टीरिया सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया करो हम नन्हे कीड़े हैं,
ठीक है, हम नन्हे कीड़े नहीं है, हम गंदे कीड़े हैं, ठीक है। तो इस गंदे कीड़े को बेटा इस कॉटन प्लांट से बचाने के लिए फिर उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया, उस चीज को बेटा आइडेंटिफाई किया गया जो बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर थी, जो इस इंसेक्ट के लिए हानिकारक थी। तो बेटा हमने कुछ तो किया था ना, कुछ तो हमने जीन के बारे में लिखा है कि नहीं? यस एवरीबॉडी, हमने लिखा है कि नहीं? कुछ तो लिखा है ना बच्चों। हमने लिखा था कि इस बैसिलस के अंदर बेटा एक जीन पाई जाती है, मुझे बता दो ये हमने लिखा है कि नहीं? इसके अंदर कुछ जीन्स पाई जाती हैं, क्राई जीन्स, और ये क्राई जीन्स जो होती है ये एक टॉक्सिक प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है। लिखा है या सिर्फ समझाया था? एक बारी बता दो। ये कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स का लिखवाया नहीं है? लिखवाया नहीं है तो अभी लिखें। चलो लिखवाया नहीं है तो चलो अभी लिखते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दुखदायक समस्या नहीं है ना? चलिए चलिए, नो आपका बेटा बहुत स्ट्रांगली मेरे पास पहुंच चुका है। तो आज बेटा हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। एक बारी मुझे थम्स अप दे दो बेटा कि कोई दुखदायक समस्या तो नहीं है पिछली क्लास से। यस एवरीबॉडी, कोई दुखदायक समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। अब हम देखने वाले हैं बेटा ऐसा क्या है उस बैसिलस के अंदर जो इंसेक्ट की सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो हम बेटा कंटिन्यू करेंगे जहां से आपने पिछले दिन बेटा कहानी को अधूरा छोड़ा था। बैसिलस thuringiensis, नाम बेटा याद हो गया? प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो इसकी? बैसिलस thuringiensis की बेटा प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो? हाँ। सो दिस हैज मत लिखो बेटा, दिस फॉर्म्स अ टॉक्सिक, बेसिकली एंडोटॉक्सिन होता है। एंडो का मतलब मैं भी समझाऊंगी, पहले लिखो। टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ इट्स लाइफ स्पैन। लिखना है बेटा, ये लिखना है, पर्टिकुलर फेज ऑफ इट्स लाइफ टाइम, इट इज नॉट टॉक्सिक to the bacteria as it is produced in the inactive state। ठीक है जी? हाँ, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड। लेकिन तूने इन को और एक्टिव को बेटा अलग अलग लिख दिया, उसका मतलब अलग हो जाएगा। इन एक्टिव और इनएक्टिव तो एक वर्ड है ना, सिंगल वर्ड। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये करवा दिया, तो कोई बात नहीं, वापस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक तो मैंने तुम लोग खुद एक दूसरे को इतना कंफ्यूज करते हो, फिर साथ में मेरे को भी करते हो। It has cry genes, बेटा देखना, बेटा एक बारी देखना, इसके पास बेटा क्राई जीन्स होती है, क्राई, ये वाली क्राई नहीं बेटा, क्राई जीन्स। ये लग रहा था मैं रो रही हूं, हाँ कुछ अजीब ही साउंड निकल रही है। हाँ, ऐसे करके कौन रोता है? कुहू कुहू करके। चिड़िया, चिड़िया मैं बोलना थी, चिड़िया भौंक रही है, चिड़िया थोड़ी बेटा। हाँ, चिड़िया क्या करती हैं? चूं चूं करती है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये क्राइजीन्स होती है, क्राइजीन्स। बच्चे रो के दिखा रहे हो कमेंट्स में, वाह बेटा तुम मेरे ही स्टूडेंट्स सारे के सारे सपोले एकदम। हाँ, ये क्राइजीन्स होती है बेटा, ठीक है। और ये बेटा ये प्रोटीन्स बनाती हैं कुछ, जो प्रोटीन्स क्राई प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है।
मेरी कहानी थोड़ी सी सुनना बेटा, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रही हूं, ठीक है। यस, हाँ सोनिया बेटा वही चीज मैं समझाने जा रही हूं। बर्ड्स तो चिर्प करती है ना, चिर्प ऐसे टाइप्स, ठीक है। सुनो बेटा मेरी बात, बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होती है जिसे बोलते हैं क्राई जीन्स, ठीक है। अभी तो तुम इसको भूलोगे भी नहीं, क्राई जो मैम ने एक्टिंग करके बताई है गंदी सी, तो उससे तुम कभी भूलोगे भी नहीं। क्राई जीन्स होती हैं और क्राई जीन्स बेटा एक प्रोटीन्स बनाती हैं जिन्हें बोला जाता है क्राई प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्राई प्रोटीन्स जो होती हैं बैक्टीरिया को बेटा कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? पहली बात तो ये प्रोटॉक्सिन्स होती हैं। प्रोटॉक्सिन्स मतलब एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। ये एक्टिवेट टॉक्सिन नहीं होती है, ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स होती हैं बेटा, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हुई होती हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन्स, ठीक है। इनका जब कन्वर्जन होगा, जब ये एक्टिव हो जाएंगे ना, तब ये बेटा किसी के सेहत के लिए हानिकारक होगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? यस यस। ये क्या करेगी बेटा? ये अपनी बॉडी के अंदर प्रोटॉक्सिन्स बनाती है। और एंडोटॉक्सिन्स क्यों लिखा है मैंने, देखो, फॉर्म्स अ टॉक्सिक एंडोटॉक्सिन। ऐसी कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर बन रही है उसे एंडोटॉक्सिन्स बोल रहे हो। क्रिस्टलाइज्ड मतलब क्रिस्टलाइज्ड है, ठीक है, सॉल्यूबल नहीं हुआ है अभी, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है और इनएक्टिव फॉर्म में बेटा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द बैक्टीरिया। ये प्रोड्यूस हुआ उसके बॉडी के अंदर, बट इनएक्टिव फॉर्म में अंदर प्रोड्यूस हुआ तो एंडोटॉक्सिन है, इसीलिए उसको बेटा हानि नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में तो ये एक्टिवेट हुआ ही नहीं। पहले मुझे बताओ बेटा, कोई दुख दर्द समस्या? हाँ अमर बेटा, मैं एग्जैक्टली इसी से, डॉक्टर अमर राजपूत बेटा, बहुत सही तूने बोला ना, लव यू बेटा, बहुत सही। मतलब हर्षिता ने भी बिल्कुल वही चीज बोली, ठीक है। और सुहानी कह रही है मैम यू बिहेव लाइक अ साइको। नो, आई डोंट बिहेव लाइक अ साइको, आई एम अ साइको, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही तुम लोगों ने रिलेट किया। जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेंस होते हैं ना बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब वो सॉल्युबलाइज जाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज है बेटा, इनएक्टिव फिर एक्टिव, ठीक है। डन 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 बेटा, डन 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 डन, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस। हाँ बहुत सारे लोगों ने बोला होगा बेटा, मेरे को ना नाम एक्चुअली जो सामने दिखता है मैं वही वाला नाम बोलती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट को हार्म करेगा बेटा, यार अभी तुम देखो तो कोई हार्म नहीं कर रहा है। सुनो नेक्स्ट पेज में जाऊं। अब बेटा तुम्हें प्रोसेस, मैंने उस दिन भी तुमसे प्रोसेस पूछा था कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की होगी, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की होगी, क्या ये तुम एक्सप्लेन कर पाओगे? तो ये तुमने पिछले दिन भी बेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था और तुमने सही एक्सप्लेन किया था, तो आज भी बेटा वही सेम चीज है। अब हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। हमें क्या करना है, कॉटन प्लांट को नेचुरली बेटा कीड़े से बचाना है, उसकी बैंड बजानी है, तो उसकी बैंड बजाने के लिए हम प्लांट को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। हमने क्राई जीन्स को आइडेंटिफाई किया। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, करोड़ों इंसेक्ट्स है भाई, हर इंसेक्ट के लिए एक ही जैसा मैकेनिज्म तो करेंगे नहीं, प्लस बेटा हर एक टाइप का बेटा क्रॉप हो सकता है, कॉटन, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉर्न। तो बेटा आप किस क्राई जीन के साथ वर्क कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन समझा रही हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। मैं क्या बोल रही हूं कि आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि भाई मैं कौन से क्रॉप के साथ काम कर रही हूं, प्लस मैं कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट में काम कर रही हूं। ये दो चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राई जीन्स के सिलेक्शन के लिए मैं कोई भी बेटा रैंडमली क्राई जीन उठा के किसी भी प्लांट को बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं बना सकती। क्राई जीन्स स्पेसिफिक होती है, इंसेक्ट स्पेसिफिक एंड प्लांट स्पेसिफिक, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। और कौन सी क्राई जीन से कौन सा टॉक्सिक प्रोटीन बनता है, वो कौन से इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होता है, कौन से प्लांट्स के लिए काम करना है। समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गई बच्चों बात? ये स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक एंड बेटा प्लांट स्पेसिफिक, ठीक है। अब बेटा वेरी गुड श्रिजिका, ठीक है, श्रिजिका और शिजुका नाम बिल्कुल पास पास है। तो क्राई जीन्स हैव टाइप्स मैम। कृतिका बिल्कुल सही बेटा, क्राई जीन्स के बिल्कुल टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। अब बेटा देखो क्या करना है, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। हमने क्या किया, क्राई जीन्स को उठाया। आप चाहो तो थोड़ा वक्त लेके लिखना,
पहले आप देख लो ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना स्पेस चाहिए। मैं टाइम देती हूं हमेशा लिखने के लिए बेटा, मैं आज भी टाइम दूंगी, तो मैं कोई बेटा भागने की जल्दी नहीं। आई विल गिव यू टाइम, जस्ट सी कि मैं किस फ्लो चार्ट में कैसे बना रही हूं, फिर बेटा आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है मेरे साथ। ये क्या है बेटा, क्राई जीन्स। तो जैसे कि बेटा पूरा प्रोसेस होता है, मैंने क्या किया, क्राई जीन्स को कट करके बेटा निकाला, क्योंकि मुझे इसको किसी वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो मैंने क्राई जीन्स को कट करके निकाला, क्योंकि इसी से वो टॉक्सिक प्रोटीन बनेगा। मैंने एक क्राई जीन कट करके निकाला, फिर बेटा अगला स्टेप क्या होता है, इसे क्राई जीन्स को किसके साथ में जोड़ना है, वेक्टर के साथ में जोड़ना है। थोड़ा छोटा करते हैं ना, क्राई जीन्स को बेटा किसके साथ जोड़ना है, हमें वेक्टर के साथ में जोड़ना है। हमें प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, तो हमारे पास वेक्टर क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड। ऑब्वियस सी बात है मैम, हम प्लांट के साथ कर रहे हैं काम, तो हमारा वेक्टर क्या होगा मैम, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। बस इसको भी फिर कट करेंगे सेम बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि एक तरीके के हमें स्टिकी एंड्स चाहिए। दोनों को कट करके बेटा बस दोनों को जोड़ना है, दोनों को कट करना है। बेटा एक बात बताओ, इस प्रोसेस में अब तुम्हें मौत आएगी, कभी आएगी? अब तो तुम्हें बस बेटा सामान मिलना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो तुम भी कर सकते हो। यस एवरीबॉडी, क्या किसी को बेटा कोई दुख दर्द समस्या मौत आ रही है? मैं इसको थोड़ा काट के दिखा रही हूँ ना बेटा, मेरे पास कलर है, मैं कलर से कर सकती हूँ। थोड़ा गंदा दिख रहा है बट आई एम श्योर समझ आ रहा होगा। यस एवरीवन, यस। अब तो बेटा तुम जेनेटिक इंजीनियर्स बन चुके हो और तुम्हारा नाम होगा जग से न्यारे जेनेटिक इंजीनियर्स उर्फ सपोले, ठीक है। ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बस ये क्राई जीन है, ये क्राई जीन है, ये टीआई प्लाज्मिड है, हमारा बेटा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब बस इसे उठा के किसके अंदर डालना है, इसे उठा के प्लांट के अंदर डाल दोगे, कॉटन प्लांट में। जब तुम इसे कॉटन प्लांट में डालोगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा जरा देखना बेटा। जब इसे कॉटन प्लांट में, आप बेटा हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकल 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 वर्टिकल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्टिकल 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 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉटन प्लांट के अंदर जब आपने इसको डाला तो अब होगा क्या, इन कॉटन प्लांट, पहले मेरे को लिख लेने दो फिर करना, ठीक है। कॉटन प्लांट में क्या होगा, क्राई जीन्स आ चुकी है। क्राई जीन से बेटा क्या बनने लगेगा, वही इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, क्राई प्रोटीन्स बेसिकली। अब बेटा आएगा कौन, वही तुम्हारा दुष्ट कौन, कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म जैसे ही बेटा क्या करेगा, फीड्स ऑन प्लांट, क्या होगा, इसने क्या खा लिया, यही प्रोटॉक्सिन्स को। प्रोटॉक्सिन्स गोज इनसाइड इट्स बॉडी, गोज विद इन बॉडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ये बेटा प्रोटॉक्सिन्स जाएंगे, क्या होगा फिर। अब बेटा जरा ध्यान देखना, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगी, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगी। वो भाई साहब खाएंगे, प्रमांशु बेटा बिल्कुल सही, हंसराज बिल्कुल सही, सानिका, कनिका वेरी गुड, सरन्या वेरी गुड, दीप्ति वेरी गुड। अब ये खाएगा, आएगा, खाएगा और मर जाएगा टाइप्स होगा, लेकिन मरता क्यों है बेटा, इसमें से सवाल आते हैं। और आपको जेन्युइनली मैं बता रही हूं, बड़े ही सरल सवाल आते हैं, बड़े ही आसान सवाल आते हैं, तो आपको लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल आते हैं। इसके अंदर काय को मरेगा बेटा, क्योंकि इसके गट के अंदर जाएगा, इसके गट का होता है एल्कलाइन पीएच। सवाल आता है कैसा पीएच होता है जो इसके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्कलाइन पीएच ऑफ द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट के मिडगट में एल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद इसकी मृत्यु कैसे होती है, अब बेटा उसके मिडगट में उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उस एपिथेलियल सेल्स में ये क्या करता है, छेद। उसकी पहले तो स्वेलिंग करेगा, स्वेलिंग करता है, उसमें छेद करता है और फिर उनको बर्स्ट कर देता है, उनको लाइसिस कर देता है, उनको तोड़ देता है, जिसकी वजह से बेटा इनकी डेथ हो जाती है। उर्मिला बेटा बिल्कुल सही, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज होती है। इन दी एल्केलाइन pH of the
midgut of insect, toxins are activated, फिर इसने क्या किया, creates pores, swelling and lysis, मतलब बेटा तोड़ देना, lysis of epithelial cells of gut और इंसेक्ट मर जाएगा। अब बेटा हो गया है, अब आप इसे नोट कर सकते हो, टेक 2-3-4 मिनट्स टाइम, आप आराम से बेटा कर लो। डीपीपी में क्वेश्चन था, कभी कभी बेटा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता ना और डीपीपी में क्वेश्चन चला जाता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि शायद तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। एक एक चीज बेटा इसी से क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एरोस को ना ग्रीन कलर से बना दे रही हूं, है ना। आपको इसमें आई डोंट थिंक तो वैसे मौत आनी नहीं चाहिए, फिर भी तुम मुझे बता दो बेटा, क्योंकि आज जो मैं तुम्हारे साथ दुख की बात शेयर कर रही थी, ऐसा कभी कभी होता है, हमें कुछ लगता है और बच्चे कुछ और ही दिशा में सोच रहे होते हैं, बट कोई नहीं, चलो। यस एवरीबॉडी, सुजन सिंह धर्मावत ने कहा है कि मैम आप हमारा नाम लो। बेटा पहले तो तू देख, एक बात बता, ये कोई बात होती है? नाम तो मैंने ले लिया चल, लेकिन भक्ति कह रही है मैम आप हमें लव यू क्यों बोलते हो जब आप हमसे कभी मिली नहीं? ये भी अच्छा सवाल है। तो जरूरी थोड़ी है बेटा कि आप किसी से प्रैक्टिकली मिलो तभी आपको वो इंसान पसंद आ सकता है या अच्छा लग सकता है। अब जब मैं आपसे कभी मिली नहीं तो फिर गुस्सा भी तो कभी कभी आता है, हाँ, कई लोगों पे गुस्सा भी तो आता है, जैसे मैं अभी तुम्हें बता रही थी, इरिटेट भी होते हैं हम कई चीजों पे बेटा, कई बार इरिटेशन होती है, कई बार ऐसा लगता है यार क्या कर रहे हैं हम, यार किसके लिए कर रहे हैं, बच्चे समझते ही नहीं। हालांकि मैं आपको दिल से एक बात बताती हूँ, आपकी क्लास में मुझे कभी ऐसा, बहुत कम ही ऐसी सिचुएशन हुई है कि मुझे आपकी क्लास में कभी ऐसा फील हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मोस्टली ऐसा प्यार वाली ही फीलिंग है, और इसके लिए बेटा फेस टू फेस किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लगता है, लेकिन मैं आपके हर रोज़ कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों से डेली आके एक समय पर क्लास में मिलती हूँ, तो एक तरीके से वर्चुअली मैं आपसे मिलती हूँ, और आपका जो प्यार है वो मुझे पता चल जाता है कि आप मेरे को कितना प्यार करते हो। ये मैं सिर्फ बेटा ऐसे करके नहीं बोल रही हूँ, तो इट इज़ द म्यूचुअल लव, ठीक है। जल्दी से वहां से हटो, हट गई भाई, हट गई, हट गई भाई, हट गई। यही प्यार है भैया, कोई प्यार नहीं है तुम लोगों से बड़े आए। हेट यू ऑल, लिखो इसको जल्दी जल्दी, हटो 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 कर दे जल्दी, वहां से हटो हटो हटो, साइड प्लीज। अरे थोड़ा प्यार वाली बातें मैं कर रही हूं, उसको भी नहीं करने दोगे? तुम्हें लिखने की पड़ी है बेटा, सुनना नहीं है तुम्हें, कोई प्यार नहीं है बेटा, यही होता है तुम लोगों के साथ। चलो बेटा सच्चाई है, यू डोंट नीड टू मीट द पर्सन, एंड ऑनेस्टली स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है, और जो रिलेशन होता है बेसिकली, और मेरे लिए तो मुझे स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मोर लाइक ब्रदर सिस्टर्स, मोर लाइक फ्रेंड्स, दैट्स हाउ आई ट्रीट यू ऑल, ठीक है। ऐसे हम आप लोगों को जानते हैं, ठीक है। आप लोगों से अदर प्लेटफॉर्म पे भी मेरी जिनसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे कभी कभी कम्युनिकेशन हो जाती है, वहां पे भी आप लोग कनेक्टेड होते हो। यहाँ तो बहुत सारे, वहां पे ऑफकोर्स बहुत सारे लोग सोशल मीडिया नहीं करते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो बॉन्ड बेटा अपने आप बनता है। शायद तुम किसी दिन कभी किसी को पढ़ा रहे होगे, और इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि चाहे आप चाहे आप क्या बोलते हैं, आप हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं, इट डज नॉट मैटर, पर फिर भी आप हमसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है। एंड द सेम गोज फ्रॉम आवर साइड। भले ही हम आपको दिखाते कितना है या नहीं दिखाते मुझे नहीं पता, बट हम भी बेटा आपके प्यार की, मैं आपके प्यार की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आई थिंक सारे टीचर्स ही करते होंगे। और ना आपको किसी के प्यार को फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, ना हमें भी किसी के प्यार को फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। प्यार भी एक ऐसी चीज है जो हमेशा, वैसे प्यार अनकंडीशनल होती है, देख लो, प्यार अनकंडीशनल होती है बच्चों, ठीक है।
म्यूचुअल नहीं बोलना चाहिए प्यार को, प्यार अनकंडीशनल होती है, ऐसा किताबें कहती है। मेरी डिक्शनरी में प्यार का मतलब होता है म्यूचुअल। ठीक है, चलिए अब बेटा पढ़ते हैं। बेटा बहुत हो गया, बहुत ज्ञान, कितना ज्ञान अब बेटा बस करो यार। 2.0 संदीप माहेश्वरी 2.0 कह रहे हैं मेरे को। बेटा ये क्यों समाप्ति मैम 1.0 नहीं बोल सकते थे मुझे? चलो डन 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 डन, आगे बढ़े आगे बढ़े। यस एवरीबॉडी, कोई दुखद समस्या तो नहीं है? कोई दुखद समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी, चलो। तो बेटा अब मैं आपको एक दो चीजें बताने वाली हूं। प्रोसेस तो यही है कि हमने क्राई जीन्स को निकाला। क्राई जीन्स में से बेटा क्राई प्रोटीन्स मिलती हैं जो टॉक्सिक होती है। ये किसके बॉडी के अंदर बन रहा है? ये कंक्लूजन दे रही हूं मैं। किसके बॉडी के अंदर बनता है बेटा? बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनता है ये टॉक्सिक प्रोटीन्स। उसके बॉडी के अंदर ये किसी एक उसके लाइफ टाइम में किसी एक फेज में ये बनता है, उसके लिए हार्मफुल नहीं होता क्योंकि उसके बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। हमने बेटा इन्हीं जीन्स को आइसोलेट किया, इन जीन्स को एक वेक्टर के साथ जोड़ा और बेटा उनको प्लांट्स के अंदर डाल दिया, प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई बना दिया। अब जब इस प्लांट को बेटा कौन खाने के लिए आएगा? आपका कॉटन बॉलवर्म उसे डैमेज करने के लिए आएगा, तो ये इसी टॉक्सिक प्रोटीन्स को भी बेटा अपने अंदर ले लेगा। अपने अंदर जब ये टॉक्सिक प्रोटीन्स को लेगा तो उसके गट का जो पीएच है एल्कलाइन पीएच, उस एल्कलाइन पीएच के अंदर बेटा जाके वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो बेटा उसके एपिथेलियल सेल्स, मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में छेद करता है, उनमें स्वेलिंग करता है, उनकी लाइसिस करता है और वो मर जाता है। अब बेटा जो एक दो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके ना आप एक दो बातें लिख लो जो बची हुई है, इसके अलावा तो प्रोसेस हम बेटा पढ़ चुके हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके ना एक दो बातें आप लिख सकते हो, जैसे कि नंबर 1, the choice of gene, the choice of cry gene, the choice of cry gene depends on the type of crop we are dealing with, the type of crop we are dealing with, and the type of insect. बेटा पिछला वाला स्लाइड लिख लिया था ना, पीछे करने की तो जरूरत नहीं है। एक बच्ची का मैंने देखा कि मैम बैक स्लाइड, पीछे करना है क्या स्लाइड को? अगर करना होगा मैं कर दूंगी, आप पहले इसे लिख लो। अगर बैक स्लाइड करना होगा तो मैं बैक स्लाइड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं पीछे कर दूंगी, आप ये लिख लो पहले। ठीक है, नंबर टू एनसीईआरटी में जो जीन्स दे रखी है बेटा, क्राई 1AB एक जीन दे रखी है। ये किस पेस्ट के लिए दे रखा है? ये स्पेसिफिक होती है कॉर्न बोरर्स। ठीक है, कॉर्न के लिए, कॉर्न बोरर्स के लिए बेटा, इस इंसेक्ट के लिए वो आप इन जीन्स को यूज करेंगे। और एनसीईआरटी ने दिया हुआ है आई थिंक कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई 1AC, क्राई 2AB ये दे रखा है। ये स्पेसिफिक होता है कॉटन बॉलवर्म्स के लिए, कॉटन बॉल वर्म्स के लिए। दैट्स ऑल बेटा, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं बेटा, मैं बैक स्लाइड नोटेड, कोई बात नहीं, जिनका नहीं नोट हुआ है ना मैं उनके लिए पीछे भी कर दूंगी, कोई लोड वाली बात नहीं है। पहले आप बेटा यहां तक करो, फिर हम पीछे करेंगे उसको। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा, डन 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 डन। Noted everyone, noted.
मैं प्रीवियस स्लाइड कर दे रही हूँ बेटा, पहले यहां तक तो नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिया तो थम्स अप दे दो, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड कर दूंगी। जिन्होंने प्रीवियस स्लाइड नहीं किया है उसके लिए मैं प्रीवियस स्लाइड कर दूंगी, फिर हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ठीक है। यस, डन 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 डन। ठीक है, चलो, जिन्होंने ये नोट नहीं किया वो एक बार ये नोट कर लो। और ये बेटा मैं आखिरी बार समझा रही हूं, हालांकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, पिछली क्लास में भी बताया हुआ है, इसको रिपीट आई डोंट थिंक कि अब जरूरी है, लेकिन अभी भी क्योंकि 1-2 बच्चे कह रहे हैं तो मैं बेटा रिपीट कर दे रही हूं, बट दिस विल बी द लास्ट टाइम। अब आप बेटा इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। रिपीट करने का ये बेटा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अटेंटिव होके ना सुने, क्योंकि आप तो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार रिपीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर देती हूं। हमने बैक्टीरिया के अंदर से बेटा क्राई जीन्स को निकालना है, क्योंकि ये वो क्राई जीन्स होती हैं जो एक क्राई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है, जो टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर लाइफ स्पैन। ये क्राई जीन्स को एक वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। प्लांट को क्योंकि हमें मॉडिफाई करना है, जेनेटिकली मॉडिफाई बनाना है, तो हमने एक एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया, इसको बेटा रिकॉम्बिनेंट बनाया और फिर कॉटन प्लांट्स के अंदर डाल दिया। कॉटन प्लांट्स के अंदर वो इनएक्टिव टॉक्सिन्स बनने लग जाएंगे। जब कॉटन बॉलवर्म उसको फीड करेगा, कॉटन बॉलवर्म के बॉडी के अंदर जाके इनएक्टिव टॉक्सिन्स एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके एल्कलाइन पीएच पे, और ये टॉक्सिन्स जब एक्टिवेट होते हैं तो उनके गट में जाके बेटा पोर्स क्रिएट करते हैं, स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, लाइसिस यानी उन सेल्स को तोड़ देते हैं, डेथ हो जाती है उस बेचारे इंसेक्ट की। डन 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 एवरीबॉडी। अब बेटा क्या मैं आगे बढ़ूं? अब क्या मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? यस एवरीवन। क्या एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं बच्चा पार्टी? यस एवरीवन। अब तो नोट हो गया होगा बच्चों, ठीक है। मेरे को एक बार एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दो जहां ये बीटी कॉटन दिया हुआ है, ठीक है। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैं बेचारा थोड़ी है इंसेक्ट, अरे मैंने बोल दिया ऐसे ही। Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as lepidopterans, जिनमें आते हैं टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म्स या फिर कॉटन बॉल वर्म्स या कॉर्न बोरर्स, ये भी इसी में आते हैं लेपिडोप्टेरेंस में। कोलियोप्टेरेंस यानी बीटल्स, डिप्टेरेंस यानी फ्लाइज एंड मस्कीटोज। तो कुछ बैक्टीरिया के जो ये बैसिलस thuringiensis के स्ट्रेन्स हैं, ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जो इन कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स के लिए हानिकारक होते हैं, 208 एंड 179, ठीक है। Bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. Beta, what is the meaning of insecticidal? What is the meaning of insecticidal protein? Insecticidal का क्या मतलब है बच्चों? What is the meaning of insecticidal? क्या मतलब होता है insecticidal? मतलब ऐसा कोई प्रोटीन जो किल कर सके इंसेक्ट को। किलिंग ऑफ इंसेक्ट को बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल, किलिंग प्रोटीन, इंसेक्ट किलर, ठीक है, इंसेक्ट किलर। वाई डज दिस टॉक्सिक प्रोटीन डज नॉट किल द बैसिलस? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, but once the insect ingests the inactive toxin, it is converted into active form due to the alkaline pH of the gut which solubilizes the crystal. बिल्कुल fibrinogens and fibrin वाला concept है, ठीक है। The activated toxin bind to the surface of midgut, star mark, midgut epithelial cells, create pore that cause swelling and lysis, eventually the death of the insect. इसी को फ्लो चार्ट में लिखा है। फ्लो चार्ट में लिखा तो बहुत सरल लगता है, और इस तरीके से लिखते हैं। कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जो उसकी बैक की हिस्ट्री पढ़ो कि कोई क्राइजीन था, बैक्टीरिया रहता था, इंसेक्ट उसको फीड करता था, तब जाके पता चला कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आगे देखना, specific BT toxic genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants like cotton. कुछ स्पेसिफिक बीटी जीन्स को निकाला और प्लांट्स के अंदर डाला, जो भी आपको बीटी प्लांट बनाना है, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, उसके अंदर डाल दिया।
नेक्स्ट बेटा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, गर्म पानी भिजवा देना प्लीज। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। जो जीन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि किस क्रॉप को आप ट्रीट करना चाह रहे हो, किस पेस्ट को आप ट्रीट करना चाह रहे हो। नेम्ड एज नहीं, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे बेटा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन चॉइस ऑफ जीन टारगेटेड पेस्ट और क्रॉप दोनों पे डिपेंड करेगी। द टॉक्सिक इज कोटेड बाय अ जीन कॉल्ड एज क्राई। देयर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्राई जीन्स होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने बेटा कमेंट में कहा भी था कि इसका मतलब मैम क्राई जीन्स के अलग अलग टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। Then beta for example the proteins encoded by the gene CRY1AC and CRY2AB control cotton bollworm and that बेटा and CRY1AB control corn borer। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ये याद रखने का क्योंकि आपसे पूछेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी में 3 जीन्स के नाम दे रखे हैं, CRY1AB, CRY2AB एंड CRY1AC। और बेटा नो मैटर आप कितनी बार भी इसको पढ़ें आपको याद नहीं रहता, आप कंफ्यूज जाते हैं कौन सा कॉटन बॉलवर्म के लिए, कौन सा कॉर्न बोरर के लिए। मैं सिर्फ ना बेटा एक याद रखती हूँ और फिर मेरे को ये पता रहता है कि बाकी 2 जीन्स हैं कौन सी, ठीक है। जैसे मैं सिर्फ ये याद रखती हूँ बेटा कि CRY1AB किसके लिए है, ठीक है। एक तो AC है ना, AC तो C B के बाद आता है कि नहीं बेटा। देखो मैं कोई ट्रिक्स नहीं बनाती हूँ पहली बात, और मैं जो ऐसे ट्रिक्स बनाती हूँ होते बहुत गंदे हैं लेकिन याद रहते हैं, ठीक है। गंदे ट्रिक्स होंगे पर याद रहेंगे, सच्ची बता रही हूं। तो मैं AC वाला नहीं याद रखती हूँ क्योंकि C तो बाद में आता है, मैं B वाला याद रखती हूँ, कॉर्न बोरर। और कॉर्न बोरर के लिए ये है, बोरर में भी बेटा कॉर्न बोरर, ठीक है। तो ये कॉर्न बोरर के लिए मैं ये जीन याद रखती हूँ। तो बाकी मेरे को दूसरा वाला बेटा मेरे को तो याद रहता है, मैं सिर्फ याद रखती हूँ 1AB कॉर्न बोरर, 1AB कॉर्न बोरर, 1AB कॉर्न बोरर, और बाकी मेरे पास है CRY1AC एंड CRY2AB। ये हो जाएंगे बेटा कॉटन बॉलवर्म्स के लिए, ठीक है। यस, ठीक है। बस मैं ऐसे ही याद रखती हूं, मैं सिर्फ 1AB याद रखती हूं, और 1AB है और 1AC भी है, CRY1AC भी है, 1AB के साथ है CRY2AB, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? यस, CRY1AC एंड CRY2AB ये है कॉटन बॉलवर्म्स के लिए। आप सिर्फ 1AB याद रखो और वो याद रखो कॉर्न बोरर के लिए। क्या बेटा तुम लोगों को याद हो गया? हाँ, यस बेटा। ऐसे मत बोला करो कि कुछ भी मैम, कुछ भी मैम। अरे कोई ट्रिक नहीं है बेटा, लेकिन हो सकता है कि मैंने इतनी बार जो तुम्हें अभी फोकस कर करके बोला शायद इसी से तुम्हें याद रह जाए। अरे कभी कभी यही एक ट्रिक होती है भाई कि किसी चीज पे इतना एम्फेसिस करो या तुम्हें ये याद रह जाए, यार मैम ने कितने गंदी एक ट्रिक बताई थी यार, लेकिन मेरे को याद हो गया। वो भी एक ट्रिक ही होती है भाई, वो भी दिमाग के साथ खेलना ही होता है, गंदी चीजें भी याद रहती है भाइयों। हाँ, CRY1AB फॉर कॉर्न बोरर, फिर बचा क्या? CRY2AB, CRY1AC। AC का सिर्फ एक ही है भैया वेरिएशन, CRY1AC एंड CRY2AB हो गया कॉटन बॉलवर्म के लिए। इससे ज्यादा बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, पढ़ाई करो, याद करो तो याद हो जाएगा सब, ट्रिक से नहीं होता सब कुछ। अप्रिशिएट तो करना आता नहीं है, बढ़िया है। ये देखो बेटा छेद हो गया है, जैसे कई लोगों के दिमाग में हो जाता है, ठीक है, ट्रिक्स के चक्कर में। ये वही है, ये अच्छा खिला हुआ बेटा बड है, और ये बेटा क्या है? गंदा वाला, जिसको डिस्ट्रॉय कर चुका है बॉलवर्म। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कभी आया तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक टॉपिक हुआ बेटा इस चैप्टर का, मेन टॉपिक एक कंप्लीट। अब हम बेटा सेकेंड टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, मेजर सेकेंड टॉपिक, दैट इज RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। हाँ ठीक है, RNA इंटरफेरेंस एक मेन टॉपिक है। इसके बाद बेटे जैसे मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था ना, 5 मेन टॉपिक्स हैं, बीटी कॉटन, जीन साइलेंसिंग जो अभी हम पढ़ेंगे, और जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बहुत छोटा टॉपिक है, जीन थेरेपी बहुत छोटा टॉपिक है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं एनसीईआरटी ने, जैसे कि बेटा एनसीईआरटी हमेशा करती है, चीजों को एक्सप्लेन इतना कम किया है उसने आरएनए इंटरफेरेंस में। बीटी कॉटन में भी देखा जाए तो मोटा मोटा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिया, बट एक्सप्लेनेशन उतनी उसकी बिहाइंड की नहीं की है। आरएनए इंटरफेरेंस को भी एक पैराग्राफ में दे दिया है, बट उसके एक्सप्लेनेशन नहीं की है। तो मैं आपको पहले से बेटा एक चीज बता दे रही हूँ, ठीक है। एक चीज मैं आपको जो बता रही हूँ बच्चों, आरएनए आई का मतलब होता है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग, ठीक है। बेटा सुनो मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी का जो बचा हुआ पेज है
वो मैं तुम्हें फोन से लेके रीड करा दूंगी बेटा। तुम क्यों बेटा लास्ट क्लास तक आते आते मैं करा दूंगी, जो पढ़ा रही हूं उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे, ठीक है। अगर लास्ट क्लास तक आते आते मैंने तुम्हें नहीं कराया तो तुम बोल देना कि मैम आपने नहीं कराया, ठीक है। हो सकता है मैं तब भी भूल जाऊं, पर फिर मेरे पास एनसीईआरटी रहेगी, गूगल है भैया, एनसीईआरटी निकाल के तुम्हें करा दूंगी अभी। लेकिन पढ़ तो लो जो पढ़ा रही हूं, ठीक है। कोई लोड मत लो बेटा, कोई लोड मत लो, अभी पढ़ो यहां, ठीक है। आरएनए का मतलब है बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अब बेटा मैं एक चीज जो आपको पहले से बता रही थी कि एनसीईआरटी ने क्योंकि बेटा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, तो होगा ये कि मेरे को एक्सप्लेन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें देखो एट द एंड ऑफ द डे इसमें से सवाल क्या आते हैं नीट में, वो मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दूंगी। बट बेटा लाइक आई ऑलवेज से कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है। जब एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो हम कोई पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं बेटा, हम टॉपिक के एकदम अंदर भी नहीं घुस रहे हैं, पर जो एनसीईआरटी के एक्सप्लेन, भैया आ गया ग्रीन टी, थैंक यू भैया, अरे भैया धन्यवाद भैया धन्यवाद, यस। तो बेटा जी यस, तो कई बार ना क्या होता है बेटा एनसीईआरटी ने जो थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया होता है ना, उसको बेटा हमें समझने के लिए कई बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है डिटेल में। ऑफ कोर्स हम बेटा कोई पीएचडी नहीं करने वाले, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है जी। उसके पीछे की बेटा साइंस को हमें समझना पड़ेगा। आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं या एमआरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एमआरएनए साइलेंसिंग, एमआरएनए साइलेंसिंग, ठीक है, यस। अच्छा सुनो मैम की खुशी सुनो, मैं एक बात बताऊं बेटा, मैं ग्रीन टी सिर्फ इसलिए पीती हूँ क्योंकि इस एक तो बेटा ग्रीन टी भी शायद अच्छी होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स। और क्या बोलते हैं, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो जब मैं गर्म पानी पी ही रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो ग्रीन टी ही पी लिया जाए। लेकिन बेटा मैं जब चाय की बात करती हूँ तो दैट चाय इज डिफरेंट चाय, दैट इज नॉट दिस चाय, दिस चाय इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव, दैट चाय इज लव बेटा। और वही चाय होती है, ये चाय तो बेटा इसका नाम सिर्फ ग्रीन रखना चाहिए था, टी के नाम पे ये कलंक है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस, एमआरएनए साइलेंसिंग, या इसको बोला जाता है जीन साइलेंसिंग। बेटा बहुत बातें करवाते हो तो मेरे से, चलो टॉपिक पे आओ। अब पहली बात तो ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंसिंग। साइलेंसिंग का मतलब होता है, साइलेंसिंग का मतलब होता है साइलेंट हो जाओ, साइलेंट मतलब चुप हो जाना, ठीक है। पहली बात, ये जीन साइलेंसिंग की किसमें गई, पहले मैं आपको ये बताऊंगी किस प्लांट को हम पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, किस प्लांट में की गई, क्यों किया गया, ठीक है, कैसे किया गया, वो प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी एक्चुअल में साइलेंसिंग होती क्या है, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी बेटा मॉल बायो पढ़ रहे हो तो आई थिंक तुम सारे बच्चे रिलेट भी कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। सुनो, जीन साइलेंसिंग हमें जो यहां पे बेटा पढ़ना है कि हम टोबैको प्लांट को बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। जो लोग टोबैको की खेती करते हैं उनके प्लांट्स इस पर्टिकुलर बेटा पेस्ट से डैमेज होते हैं, तो उसको बचाना है हमें। टोबैको को हम क्या बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट। अगेन टोबैको को हम क्या बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है जी। टोबैको प्लांट में दिक्कत क्या हो रही थी, टोबैको प्लांट को मौत क्यों आ रही थी, क्योंकि इसमें एक बीमारी हो रही थी, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठे पड़ जाना, रूट नॉट डिजीज, ठीक है। तो बेटा जी एक प्लांट बना के अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि ये टोबैको का प्लांट है भैया, कुछ ज्यादा गंदा नहीं बन रहा है, रूट्स को मैं प्लांट बना दे रही हूं, एक सेकेंड। ये टोबैको का प्लांट है जिसकी मैं रूट्स दिखा रही हूं, ठीक है। ये उस टोबैको प्लांट की रूट्स हैं, ये टोबैको प्लांट की रूट है, समझो ये टोबैको प्लांट है, दिस इज द टोबैको प्लांट। आपको बनाना है क्या, एब्सोल्युटली बनाना है, ठीक है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है। तो टोबैको के रूट्स में ना बेटा ऐसी गांठें पड़ जाती है, और रूट्स में अगर प्रॉब्लम हो गई बेटा तो पूरे प्लांट में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा प्लांट में, तो प्लांट को क्या आने लगेगी बेटा, मौत। तो ये जो गांठें बन रही है ना बेटा, इन गांठों को बोला जाता है नॉट्स। ये किससे सफर कर रही है, रूट नॉट डिजीज से। इसको क्या दिक्कत हो गई बेटा, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज,
कैसे हुआ बेटा ये रूट नॉट डिजीज? अब इसके पीछे की कहानी समझो, ठीक है। क्या जरूरत है टोबैको को बचाने की? भैया जो खेती कर रहा है टोबैको को की, तो खेती क्यों कर रहा है भैया? जो खेती कर रहे होंगे बेटा वो तो बचाएंगे ही ना, या तो खेती ना करते भाई, ये क्वेश्चन करो। अरे भाई जो खेती कर रहे हैं, जिनको इनकी खेती करनी है, जो इसकी खेती करते हैं भाई, वो तो बचाएंगे ही ना, ठीक है। कह रहे क्या जरूरत है इसको बचाने की? टोबैको प्लांट बेटा अपने आप से थोड़ी उगाए, इसकी भी खेती होती है भाई, इसकी खेती होती है, मरने छोड़ देगा अपने प्लांट को? इसको क्या दिक्कत हो रही थी? अब जैसे बेटा बिल्कुल ध्यान से अटेंटिवली बेटा, एवरीबॉडी फुल जोश फुल एनर्जी के लिए नहीं, फुल जोश फुल एनर्जी के साथ बेटा सुनना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने क्राई जीन्स की बिहाइंड द स्टोरी बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप सुनेंगे, ठीक है। जैसे बेटा मैंने कहा था कि कॉटन प्लांट को कोई खा रहा था और कॉटन प्लांट को कोई इंसेक्ट डैमेज कर रहा था, और उस प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ओकेजनली उन इंसेक्ट के डाइट का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वो उसको खाते हैं तो इंसेक्ट की एकदम मौत हो जाती है। तो हमने फिर उसके पीछे देखा साइंस कि कैसे उसकी मौत हुई, ऐसा क्या हुआ कि इंसेक्ट को मौत के घाट उतार दिया उस बैक्टीरिया ने, ठीक है। पीछे की पूरी कहानी देखी, तभी तो हमने उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया। इन द सेम वे हमने देखा कि इस प्लांट को कौन डैमेज कर रहा था? इस प्लांट को बेटा एक दुष्ट बेटा नीमैटोड। व्हाट आर नीमैटोड? जरा आप आंसर दीजिए मुझे, व्हाट आर नीमैटोड्स? व्हाट आर नीमैटोड्स? पहले मेरे को आप बताओ। यस, व्हाट आर नीमैटोड्स? यस एवरीबॉडी, व्हाट आर नीमैटोड्स? व्हाट आर नीमैटोड्स? नीमाटोड क्या होते हैं? हर्ष बेटा वेरी गुड, पर कौन से वाले? सक्षम वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, पलक, ध्रुव, अर्श, श्रेजल, श्रियांश, नंदिनी, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आपको बेटा वर्म बोलोगे तो नहीं चलेगा, आप बोलो राउंड। कौन से वाले वर्म्स? नीमैट हेलमिंथिस कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, क्योंकि प्लैटी हेलमिंथिस भी होते हैं फ्लैट वर्म्स। तो मैं प्लैटी हेलमिंथिस की बात नहीं कर रही हूं, मैं नीमाटोडा, एनालिडा भी नहीं है ये, मैं नीमाटोडा की बात कर रही हूं, एशके हेलमिंथिस की बात कर रही हूं। जब मैंने आप लोगों को 11th में ये फाइलम्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको तब भी कहा था कि बेटा याद रखना, प्लैटी हेलमिंथिस में एनसीईआरटी कहती है कि दे आर द पैरासाइट्स फाउंड इन मतलब एनिमल्स, लेकिन एशके हेलमिंथिस के लिए पता नहीं कितने बच्चों को याद आ रहा होगा, एशके हेलमिंथिस के लिए बेटा ये मेंशन किया रहता है पहली लाइन में, दैट दे आर द पैरासाइट ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। प्लांट्स पे भी पैरासाइट होते हैं, ये वही एक पैरासाइट है बेटा दुष्ट, ये एक नीमाटोड है जिसका नाम है मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया। मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया ये एक तरीके का नीमाटोड है, नीमाटोडा फाइलम से बिलोंग करता है। और ये नीमाटोड ही बेटा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है इसके अंदर रूट नॉट डिजीज। मेरी बात समझ रहे हो? यही बेटा इसके अंदर बेटा रूट नॉट डिजीज कर रहा है, इसको फीड कर रहा है, इसको इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है जी। अब ये बेटा ये मुझको पता चल चुका है कि प्रॉब्लम है, ये मतलब दुष्ट प्राणी है ये भाई साहब। इन भाई साहब को मुझे किसी ना किसी तरीके से इसकी हालत टाइट करनी है, क्योंकि ये इस रूट्स पे फीड करके क्या कर रहे हैं? इस प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रूट नॉट डिजीज। अब हम किस मेथड का यूज करते हैं इसकी बैंड बजाने के लिए? जीन साइलेंसिंग का यूज करते हैं। पर आपको पहले समझना पड़ेगा जीन साइलेंसिंग होती क्या है और एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में इसके बारे में क्या कहानी दी हुई है। पहली बात तो मुझे बताओ, ये बैक हिस्ट्री समझ में आई? हमें इस प्लांट को बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। किस प्लांट को? टोबैको। टोबैको में कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी? रूट में गांठें बन रही थी, रूट नॉट डिजीज। कौन क्रिएट कर रहा था ये प्रॉब्लम? ये नीमाटोड जो इसको फीड कर रहा है, मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया। बार बार नाम बोलो, बार बार नाम बोलो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, आगे बढ़े। फिर अब मैं आपको क्या बोलती हूं? अब मैं आप क्या बताऊंगी? अब मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगी जीन साइलेंसिंग क्या होती है, एमआरएनए साइलेंसिंग क्या होती है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, और एनसीईआरटी की कुछ चंद इंपॉर्टेंट लाइनें भी मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी।
यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, ठीक है जी, यस शुरू करें बच्चों, यस एवरीवन। हाँ अब बेटा पूछने को कोई फायदा नहीं है, डायग्राम बनाना है, बनाती बेटा 100 बार बता चुकी हूं बनाना है, ठीक है, फिर भी ऐसे करते हो। अब बनाओगे नहीं, अब सुनोगे पहले, फिर मैं समय दूंगी फिर करना, वरना बेटा तुम ना अभी मेरे साथ में बनाओगे ना तो तुमको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तुम फोकस तुम्हारा भटकेगा। तो मैं तुम्हें समय देती हूँ एज यूजुअल, मैं तुम्हें समय दूंगी, तुम समय लेना और बनाना। पर अभी पहले मेरी कहानी सुनो, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बेटा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया है, हालांकि क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही आता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार तुम्हें ये बोलती हूँ, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आते हैं, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए मैं ये पढ़ा रही हूं, दैट्स ऑल। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, जब भी रिवाइज करोगे। देखो एक बार रिवीजन तो कॉन्सेप्ट का भी बनता है, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट याद हो जाए उसको पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जिस बच्चे को भी चाहिए कि मैं लास्ट मोमेंट रिवीजन करूं, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में सिर्फ वो पॉइंट्स आपके काम में आएंगे, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी कहती है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है एक तरीके का ना सेल्यूलर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। होता ये है, पहली बात तो मैं ये लाइन लिख रही हूं, मैं आपको टाइम दूंगी, आप सिर्फ सुनो अभी, ठीक है। RNA silencing is a natural cellular defense mechanism in eukaryotes। एक्चुअल में कहना ये चाहती है बच्चों, देखो हमारी बॉडी में यूजुअली क्या, हमारी बॉडी में मतलब आप यूजुअली क्या देखते हैं बेटा, आपका सेंट्रल डोग्मा क्या है, आप डीएनए है आपके पास, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, बनता है कि नहीं बच्चों, बनता है कि नहीं बच्चों, आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन जो ये आरएनए बनता है बेटा, वो कैसा आरएनए होता है हमारे पास, अगर ये कोई भी सेल में बेटा, जिस यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूं कि आपके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या है बेटा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या है बेटा, डीएनए। अब मैं न्यूक्लियस अलग से दिखा इसलिए नहीं रही हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगी। आपके पास बेटा डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से क्या बनता है बेटा, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से बेटा क्या बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यस एवरीबॉडी, ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सारे बच्चों को पता है, आप सब अभी पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर एमआरएनए होता है ना बेटा, यही मैसेंजर एमआरएनए, क्योंकि जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तभी तो बेटा वो राइबोसोम्स आके जुड़ती हैं, मैं पूरी ट्रांसलेशन की कहानी नहीं बता रही हूं, तभी तो बेटा ये जो एमआरएनए है ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये आगे जाके प्रोटीन्स फॉर्म करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस से। ये एमआरएनए कैसा एमआरएनए होता है, सेंस एमआरएनए, ये सेंस एमआरएनए होता है। ये भी बेटा बात याद रखना, डीएनए में भी बेटा तुम टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट की बात करते हो, उसकी कहानी अलग है, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रही हूं क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं रही हूं, तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, सर ने पढ़ा दिया है तुम लोग को। अभी मैं बात कर रही हूं बच्चों किसकी, मैं बात कर रही हूं सिर्फ एक बेसिक प्रोसेस की, भैया डीएनए से एक सेंस एमआरएनए बनता है, सेंस एमआरएनए, मैं एक्सॉन इंट्रॉन्स की बेटा बात ही नहीं कर रही, उस तक मैं जा ही नहीं रही हूं, ठीक है। मैं एक सिंपल सी कहानी बता रही हूं, डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए मैसेंजर एमआरएनए, सेंस एमआरएनए होता है जिससे प्रोटीन की कोडिंग होती है। ये एक बेसिक सेंट्रल डोग्मा है, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं जो ये बात बता रही थी कि आरएनए साइलेंसिंग इज अ नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। बेटा बॉडी में हर चीज नॉर्मल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है एबनॉर्मली भी बेटा आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो जाते हैं, आपकी बॉडी में वायरल इंफेक्शन हो गया, ठीक है, एनी XYZ, अगर किसी भी चीज से, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास आरएनए है, तो एनसीईआरटी कहती है कि समटाइम्स कोई वायरस का एमआरएनए अगर, या कोई जंपिंग जीन्स, आपने जंपिंग जीन्स के नाम सुने, ट्रांसपोजॉन्स
ट्रांसपोजॉन्स नाम सुने हैं आपने? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बताऊंगी। एनसीईआरटी कहती है कि देखो प्रोटीन तो तभी बन पाएगा जब ये एमआरएनए सिंगल है, सिंगल। डबल स्ट्रैंडेड है तो कभी बेटा प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज करेगा, सिंगल है तभी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही है। पर एनसीईआरटी कहती है कि कभी कभी हमें इंफेक्शन से अगर कभी कोई वायरस का आरएनए आ जाए, ठीक है, वायरस आरएनए आ जाए, या कोई जीन्स होती हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है ट्रांसपोजॉन्स, जंपिंग जीन्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तुमने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो एक बेटा इस पे बुक लिखी जा सकती है। फिलहाल मैं तुम्हें क्या बता रही हूं, सुनना बेटा ध्यान से, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ट्रांसपोजॉन्स होते हैं जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूं कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये काम कर रहा है आरएनए साइलेंसिंग। तो आपको देखो वायरस से बचना है। कभी कभी क्या होता है ना, वायरस का आरएनए या बेटा कोई जंपिंग जीन, कोई आरएनए, कोई ट्रांसपोजॉन्स इसके थ्रू आपके सेल में एंटर करती है। हो सकता है, आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज, एंटर करी और वो किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, आपके इस एमआरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। समझ लो फॉर एग्जांपल ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूं बेटा, हाइपोथेटिकल, कि नॉर्मली बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि डीएनए से आरएनए बनता है मैम, सेंस एमआरएनए से मैम प्रोटीन की एनकोडिंग होती है। पर कभी कभी बॉडी में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बॉडी में एबनॉर्मलिटी दिख सकती है, एबनॉर्मल सिचुएशंस दिख सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई वायरस का एमआरएनए आ जाए या कोई जंपिंग जीन ट्रांसपोजॉन का कोई एमआरएनए आ जाए जो किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, आपके इस एमआरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इससे बेटा ये दोनों की क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। बाइंडिंग हो जाएगी तो क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, क्या डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनेगा, हाँ कि ना? पहले मुझे समझाओ बेटा। यही कहानी हमें बार बार पढ़नी है। जैसे मैं तुम्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में बता रही थी, आज तुम उसमें मास्टर हो चुके हो। ये कहानी भी बार बार पढ़ेंगे, तो पेशेंस के साथ सुनो। अगर बेटा किसी वायरस से, वायरस का जीन आ गया तुम्हारी बॉडी के अंदर, आरएनए आ गया जो आपके एमआरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, उससे जाके बेटा कॉम्प्लीमेंट कर जाए, या कोई कहीं से कोई जंपिंग जीन का आरएनए आ जाए जो आपके एमआरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। यस और नो, यस और नो? हाँ ठीक है, बन जाएगा। इस डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए की ना बेटा, इस डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए की फिर नो प्रोटीन कोडिंग होती है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बच्चों? भाई इसमें इनिशिएट हो जाता है, इनिशिएट द जीन साइलेंसिंग। अब मैं समझा रही हूं, एक सेकंड रुको। इनिशिएट द जीन साइलेंसिंग प्रोसेस, ठीक है? सुनना मेरी बात ध्यान से। क्यों प्रोटीन कोडिंग नहीं होती है? जब भी आरएनए से प्रोटीन बनना है, चाहे वो वायरस का आरएनए हो, चाहे आपका नॉर्मल आरएनए हो, उससे प्रोटीन की सिंथेसिस तभी हो सकती है बच्चों जब वो प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अगर वो प्रोटीन डबल स्ट्रैंडेड होगा तो उससे प्रोटीन कोडिंग नहीं होगी। आरएनए हैज टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो प्रोटीन कोडिंग नहीं होती है, जीन साइलेंट हो जाता है। आपने जीन को साइलेंट कर दिया भाई, आपने आरएनए को ही साइलेंट कर दिया, आरएनए के ऊपर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जो मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको, किस तरीके से साइलेंट होता है। प्रोटीन कोड क्यों नहीं हो पाता? कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनको तोड़ देते हैं बच्चों, इनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन पे बाइंड करते हैं। पूरी एमआरएनए साइलेंसिंग की, जीन साइलेंसिंग की मैकेनिज्म है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? पूरी जीन साइलेंसिंग की मैकेनिज्म है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये जो मैंने एक लाइन में लिख दिया ना, इनिशिएट द जीन साइलेंसिंग, इनिशिएट द जीन साइलेंसिंग, ये प्रोसेस मुझे तुम्हें पढ़ाना है। लेकिन आपको एक बात तो ये समझ में आती है ना कि ऑफ कोर्स बेटा इससे कोई प्रोटीन कोडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया है। आरएनए अगर डबल स्टैंडर्ड होता है तो उससे कभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है? कभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाता है।
ये वाले वर्ड्स मैंने क्यों यूज किए, क्योंकि एनसीईआरटी ने इन वर्ड्स का यूज किया हुआ है। जब मैं अभी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो आपको खुद समझ लग जाएगा कि मैम ने ये अचानक से ये क्यों बोला कि कोई वायरस का आरएनए आ जाए, कोई ट्रांसपोजॉन्स, मैम को क्यों सपने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है द सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कैन बी फ्रॉम अ वायरस, कैन बी फ्रॉम अ ट्रांसपोजॉन। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात? यस एवरीबॉडी, ठीक है। पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे बेटा आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। पहले आप इसे नोट करो। डन 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 डन। युगल ये स्क्रीन बंद हो गया है बेटा, एक सेकेंड, तुम्हारी स्क्रीन ना बंद होगी। आप पहले इसको करिए, फिर मैं आपको अभी पढ़ाती हूँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करती हूँ। सब कुछ नोट करना है, डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है। यू हैव टू मेक अ डायग्राम। ये सिर्फ बेटा टॉपिक का मैंने ना 10% तुम्हें बताया है। ठीक है, भरोसा रखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, डन 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 डन। कोई नहीं बेटा, आप 1-2 मिनट टाइम और ले लो, क्योंकि आप लोग तब सुन रहे थे जब मैंने बनाया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप बना लो। जब सबका बन जाएगा तो एक थम्स अप दे देना। ठीक है, आप बना लो, कोई लोड नहीं है। हाँ, फ्लो चार्ट तो बनाएंगे बेटा, पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। अभी आप पेशेंस तो रखो। हाँ, एनसीईआरटी में दिया है बेटा, बिल्कुल दिया है। ट्रांसपोजॉन्स और वायरल वाला पॉइंट दिया हुआ है, और वो वहां पे समझ नहीं आता एक्चुअली, इसीलिए मैंने यहीं पे आपको बताया। ये सिर्फ प्रोसेस की शुरुआत है। मैं चाह रही हूँ तुम थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो यार मेरे साथ। ठीक है, समझ आएगा, समझ आएगा। अभी डन हो गया बेटा सभी का? देखो, मैंने एक साइलेंसिंग का एक मैंने तुम्हें एक झलक दिया है। मुझे किसे साइलेंट करना है, मुझे आरएनए को। बेटा एक बात बताओ, मुझे अगर किसी भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन रोकना है तो मैं यार प्रोटीन का एक्सप्रेशन आरएनए को भी साइलेंट करके कर सकती हूँ। साइलेंट करने का मतलब होता है उसे कवर कर दो, उसे ढक दो, उसे डबल स्टैंडर्ड बना दो। आरएनए अगर बेटा साइलेंट हो गया तो वो वायलेंट नहीं होगा, मतलब आरएनए से प्रोटीन ही नहीं बनेगी। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो कोई हार्म भी नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे और क्यों। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, बनाना है। अभी मेरे साथ डायग्राम बनाओ, अभी मेरे साथ डायग्राम बनाओ। ठीक है, सपोज बेटा दिस इज द नीमाटोड, दिस इज द नीमाटोड। मेरे साथ साथ में बनाओ। लैंडस्केप में बनाना है तो लैंडस्केप में बनाओ। 1-2 बार ये डायग्राम बनेगा, 1-2 बार ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हमारा नीमाटोड है। नीमाटोड की बेटा बॉडी के अंदर ऑफ कोर्स डीएनए होगा मैम, ऑफ कोर्स मैम डीएनए होगा नीमाटोड के अंदर। नीमाटोड का डीएनए मैम क्या बना रहा होगा, नीमाटोड का डीएनए मैम नीमाटोड के लिए एमआरएनए बनाएगा, सेंस एमआरएनए बनाएगा ऑब्वियसली मैम। ठीक है, तो मैम जब ये सेंस एमआरएनए बनाएगा तो ऑफ कोर्स मैम ये इसके बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करेगा। बिल्कुल मैम, ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो आपके इस नीमाटोड के अंदर बनते हैं, यही प्रोटीन इसके फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्प्स इन फीडिंग ऑफ नीमाटोड। ये जो प्लांट पे फीड कर रहा है ना बेटा, ये प्लांट पे फीडिंग के लिए ये प्रोटीन्स इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मुझे किसका खात्मा करना पड़ेगा बच्चों?
मैंने नीमाटोड की बॉडी के अंदर एक ऐसा डीएनए बताया जिस डीएनए से क्या बना बेटा, एक एमआरएनए बना। उस एमआरएनए से एक ऐसी प्रोटीन नीमाटोड की बॉडी के अंदर बन रही है जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उसके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि वही प्रोटीन बेटा उसको खाने में मदद करेगी, फीडिंग में मदद करेगी। अगर मैं इसको साइलेंट कर दूं, अगर मैं सेंस एमआरएनए को साइलेंट कर दूं, तो क्या वो प्रोटीन बन पाएगा बच्चों? यस, क्या वो प्रोटीन बन पाएगा? और अगर वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्या वो बेटा फीड कर पाएगा? और क्या वो अगर फीड नहीं कर पाएगा तो क्या वो मर जाएगा? यस, एब्सोल्युटली। मैं ये प्रोटीन ही बेटा बनने नहीं दूंगी। पर कैसे बनने नहीं दूंगी? मैं इस एमआरएनए की ही साइलेंसिंग कराऊंगी। जो एमआरएनए उसके लिए वो बेहद जरूरी प्रोटीन्स बना रहा है, जो प्रोटीन्स उसको फीड करने में हेल्प करते हैं, जो उसको खाने में मदद करते हैं, मैं उन्हीं प्रोटीन्स का जो एमआरएनए है उसको साइलेंट करा दूंगी। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, मेरा काम है इन्हीं प्रोटीन्स को साइलेंट कराना। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, वी will silent this mRNA so that अब नेक्स्ट पेज में एक डायग्राम बनेगा, लैंडस्केप में बनाना, लैंडस्केप में बनाना नेक्स्ट पेज में जो डायग्राम बनेगा, ठीक है? ये तो इतना ही है। सो दैट it does not form the protein, no protein, इसका मतलब है नो फीडिंग, फीड ही नहीं करेगा तो मर जाएगा, मीन्स डेथ। अब कैसे बेटा ये कराना है, यही हम करने वाले हैं, ठीक है? एट द एंड बेटा तुम मुझे खुद कहोगे कि मैम हाँ अब समझ में आ गया, ठीक है? यहां तक करो बेटा, डन डन डन। मैम ये सपोला लग रहा है, लग तो रहा है। डन 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 बच्चों, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, अब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। फिर जब एनसीईआरटी रीड करा दूंगी तो तुम्हें और एकदम समझ में आ जाएगा। बेटा ये कर लिया है क्या सब लोगों ने? मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? हाँ कर लिया ना ये? अब बेटा बैकस्लाइड क्या बेटा? अब कौन सी बैकस्लाइड? सपोला सॉन्ग कल होगा, सपोला सॉन्ग। पहले सपोलो को पढ़ाई करने दो, जब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सपोला सॉन्ग भी होगा, बिल्कुल होगा। डन 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 डन। चलो अब बेटा लैंडस्केप में करना है। अब लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में करने के लिए पहले तो मैं एक प्लांट में क्या क्या करते हैं, प्लांट की एक बॉडी बनाते हैं। ये हमारा प्लांट सेल है। बेटा देखो कैसे करना है ना, राइट साइड में थोड़ी सी जगह रखना, राइट साइड में थोड़ी सी जगह रखना, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है कुछ कुछ। यहां हम अपना ये बनाते हैं नीमाटोड, जिसको मारने के बेटा हम पूरे तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो मैं सिर्फ ये लिख रही हूं कि इसके बॉडी के अंदर वो डीएनए था, जिस डीएनए से बेटा वो वाला एमआरएनए बन रहा है, जो सेंस एमआरएनए है, ये वो सेंस एमआरएनए है जिससे वो प्रोटीन बनता है जो इसको फीड करने में हेल्प करता है, ठीक है? पर मैं आगे प्रोटीन का प्रोसेस नहीं लिख रही हूं, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूं, ठीक है? अब आगे सुनो, ये क्या है? ये तुम्हारा टोबैको प्लांट है। ये क्या है? ये तुम्हारा टोबैको प्लांट है। अब मैं एक लाइन लिखने के लिए जा रही हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? यूजिंग
एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, ऑब्वियसली क्योंकि एग प्लांट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, ध्यान देना, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, nematode specific gene is inserted into the plant so that it produces a sense, a double standard DNA. पहले बेटा यहां तक करो, पहले यहां तक करो, 1 by 1 बेटा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पहले आप यहां तक करो। हो जाए तो बताना यस एवरीवन। हमने बेटा एक नीमाटोड स्पेसिफिक जीन इस तरीके से, यस, डन एंड डन। ओ सॉरी, यस, डन। बेटा देखो हमने ना एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड यूज किया, लेकिन एक चीज ध्यान देना, हमने टीआई प्लाज्मिड का कुछ इस तरीके से यूज किया। सुनो पहले मेरा पूरा प्रोसेस तो सुनो, बेटा हमने एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया, हमने एग्रोबैक्टीरियम का कुछ इस तरीके से यूज किया बेटा कि ये बेटा प्लांट के अंदर, और हमने क्या किया देखो, हमने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन यूज किया। यस, हमने नीमाटोड स्पेसिफिक, बेटा ध्यान दो यार, ठीक है, हमने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को यूज किया, मतलब हमने, ये हमारी नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, ये है हमारी बेटा नीमाटोड की जीन, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन यूज किया। हमने वो जीन्स यूज करे जो वो वाला आरएनए बना रहा है, जिस आरएनए से आगे जाके वो प्रोटीन्स बनते हैं, जो प्रोटीन्स इस नीमाटोड को फीड करने में हेल्प करेंगे। मैंने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स यूज किए, वो जीन्स, लेकिन उसमें एक तड़का लगा दिया, उसमें एक मॉडिफिकेशन कर दी। उसमें एक मॉडिफिकेशन क्या किया मैंने, उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन की कि जब वो डीएनए बेटा आप इसके अंदर डालेंगे, नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए तो आपने लिया ही है, फॉर एग्जांपल मैं ये डीएनए बता रही हूं, आपने जीन बेटा कुछ इस तरीके से इंसर्ट की, मैं ऐसे ही बना के बता रही हूं, गोल करके नहीं बना के बता रही हूं, कुछ इस तरीके से बेटा आपने इंसर्ट किया कि वो आपके टोबैको प्लांट के अंदर जाके, सेंस और एंटी सेंस दोनों एमआरएनए बना पाए। क्या मेरी बात समझ पाए? यस एवरीवन, पहले मुझे ये बताओ, क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया जेनेटिक इंजीनियरिंग से? मैंने बोला कि मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज किया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मेरा वेक्टर था, मैंने उसकी मदद से नीमाटोड की जीन्स को लिया, जिन जीन से वो आरएनए बनता है, जिससे वो प्रोटीन्स बनती हैं, जो प्रोटीन उस नीमाटोड को फीड करने में हेल्प करती है। बट मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, मैंने उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि मैम जब वो आपके टोबैको प्लांट के अंदर जाए ना, तो वो सिर्फ सेंस एमआरएनए ना बनाए, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दे। यस, मैंने बस इतनी सी मॉडिफिकेशन की है, मैंने बस एक मॉडिफिकेशन की है कि मैंने डीएनए को, नीमाटोड की डीएनए को, यूजुअली बेटा नेचुरली क्या होता है, नेचुरली सिर्फ एक सेंस एमआरएनए बनता है, नेचुरली सिर्फ एक सेंस एमआरएनए बनता है, पर मैंने बेटा
जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, तो मैंने नहीं की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा हमने की है। हमने उस नीमाटोड की जीन को कुछ इस तरीके से बेटा टोबैको में इंसर्ट किया है कि वो सेंस भी बना पाए, एंटी सेंस भी बना पाए, डबल स्ट्रैंडेड बेटा आरएनए बना ले। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। अब बेटा मेरे को बताओ, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो एक मैकेनिज्म है कि जीन साइलेंसिंग होनी चाहिए कि नहीं? अब मैं आपको वहां पे मैंने जीन साइलेंसिंग आपको नहीं समझाई थी, क्योंकि वो तो बेटा ये है एनसीईआरटी वाला, वो तो आपको मैंने एकदम बेसिक्स बेटा एक कहानी के फॉर्म में समझाने की कोशिश की, और क्योंकि मुझे वो वायरल और ट्रांसपोजॉन्स को इंट्रोड्यूस करना था टर्म्स को, बिकॉज वो एनसीईआरटी में, इसीलिए वो कहानी बताई गई। पर जीन साइलेंसिंग टोबैको प्लांट में कैसे की गई, ये वो कहानी है, ठीक है। अब इसमें जीन साइलेंसिंग इनिशिएट हो जाएगी, क्योंकि मैम आप ही ने बताया था कि डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए तो मैम प्रोटीन कोड ही नहीं करेगा, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए तो प्रोटीन कोड ही नहीं करेगा मैम। अब हमें मैम इसमें क्या करनी है मैम, इसमें तो ऑटोमेटिकली जीन साइलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं जीन साइलेंसिंग के जो स्टेप्स बता रही हूं वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। लाइक आई सेड, मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगी, बट बेटा आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगी कि साइलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। अब बेटा जीन साइलेंसिंग इनिशिएट हो गई, अब मैं यहीं पे लिख दे रही हूं जीन साइलेंसिंग इनिशिएट्स, जीन साइलेंसिंग इनिशिएट। आज मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूं क्योंकि बेटा इसमें फिर जगह नहीं बचेगी। तो इनिशिएट कैसे होती है, मैं सारे स्टेप्स नहीं बता रही हूं, कुछ कुछ स्टेप्स बता रही हूं जिससे तुम्हें समझ लग जाए, ठीक है। डाइसर, यार एकदम डायरेक्ट बता दूं बेटा मैं डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, या चलो मैं बता ही देती हूं बेटा, ठीक है, एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, कोई नहीं। डाइसर एंजाइम बाइंड्स टू दिस एंड कट इट। एक्चुअली कोई भी ऐसी चीज ना बेटा जो आपके ना नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे लगता है, पर बेटा ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊंगी तो कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। एक बड़ी सी दुविधा सी होती है, एक ना छोटी सी दुविधा होती है कि क्या करें, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से सोचती हूँ, समझा भी दे रही हूँ, पर लास्ट में मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा भी दूंगी, पर मैं चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। एक एंजाइम होता है बेटा डाइसर इसको बेटा आइडेंटिफाई करता है और इससे बाइंड करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, इस तरीके से बेटा देखो, इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा ऐसे, इसके छोटे छोटे। मैं तो बेटा मैंने ऑलरेडी छोटा बनाया हुआ है, बट ये इतना छोटा तो है नहीं, तो बेटा ये इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा ऐसे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है siRNA, ठीक है। अगेन तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए इन्हें बोला जाता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। बताओ बेटा वापस से क्या हुआ, हाँ वापस से क्या हुआ बच्चों, यस। देखो रिस्क क्या होता है मैं बता रही हूं बेटा, पेशेंस, ठीक है, सुनो, ठीक है। स्लाइसर भी होता है बेटा, डाइसर भी होता है बेटा, रिस्क भी होता है, बट मैं आपको थोड़ा कंसाइज वे में बता रही हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले वो जीन आइडेंटिफाई की जो जीन से बेटा वो आरएनए बनता है जो सेंस आरएनए कहलाता है नीमाटोड में, जो ऐसे प्रोटीन्स बनाता है नीमाटोड में जो नीमाटोड को टोबैको को फीड करने में हेल्प करते हैं। मैंने प्लांट को इस नीमाटोड से बचाना है, तो मैं प्लांट के अंदर नीमाटोड की जीन को इंट्रोड्यूस करूंगी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की मदद से। मैं कुछ इस तरीके से जीन को इंसर्ट करूंगी कि वो प्लांट के अंदर जाके सिर्फ सेंस एमआरएनए ना बनाए, क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया, तो मैंने इस तरीके से मॉडिफाई किया कि वो सेंस आरएनए और एंटी सेंस एमआरएनए मैम दोनों बनाए, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, तो दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगी। अब मैम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है तो जीन साइलेंसिंग इनिशिएट हो जाती है। जीन साइलेंसिंग इनिशिएट हो जाती है, कैसे होती है ये जीन साइलेंसिंग? सबसे पहले बेटा इनके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसे बोला जाता है डाइसर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, और फिर बेटा इनसे कौन बाइंड करता है, रिस्क नाम का एक एंजाइम। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगी ऊपर, अभी बिल्कुल मौत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है।
रिस्क बेटा इससे बाइंड करता है, रिस्क का मतलब होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, गंदी बातें करना है ऐसे, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड बेटा साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इन पे जाके चढ़ के इन पे बैठ जाता है, देखो ऐसे, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है तो मैं 2 ही बना के बता रही हूं, ये ग्रीन कलर वाले, ग्रीन से नहीं बनाते, दूसरे कलर से बनाते हैं, ब्लू, इस वाले कलर से बनाते हैं ब्लू, ठीक है। इस तरीके से रिस्क बेटा इनको आइडेंटिफाई करता है, रिस्क का फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क इनको आइडेंटिफाई करता है बेटा और इन पे जाके बाइंड कर जाता है ऐसे, ठीक है। एक और छोटी सी हमें स्पेस चाहिए होगी बट कोई नहीं। पहले मुझे बताओ बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या, यहां तक किसी को भी कोई दुखद समस्या की, किसी को यहां तक समझना आया हो? बेटा कोई रेस नहीं लगी पड़ी, हमारे पास टाइम है, हमारे पास कल का भी टाइम है, हमें भागना नहीं है, ठीक है। आप पहले मुझे बताओ बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या? बेटा 1 सेकंड मुझे टाइम देना, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड टाइम देना। हाँ बेटा यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके बेटा रिस्क, आपके सबसे पहले डाइसर ने क्या किया बेटा, इनके छोटे छोटे टुकड़े किए और इन छोटे छोटे टुकड़ों को, जिनको हम siRNA बोल रहे हैं, रिस्क इनके ऊपर जाके बैठ जाता है, रिस्क इनके ऊपर जाके बैठ जाता है। अब बेटा रिस्क जब इनके अंदर जाके बैठता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, अब सुनना ध्यान से, लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा, रिस्क जब इसके ऊपर जाके बैठता है, रिस्क क्लीव्स, रिस्क क्लीव्स सेंस mRNA। रिस्क क्या करता है ना बेटा, रिस्क जाके इनको बैठ के सेंस mRNA को क्लीव कर देता है, सेंस mRNA को उड़ा देता है। ये क्या करता है, सेंस mRNA को उड़ा देता है। सेंस कौन सा है, पिंक वाला, ये सेंस mRNA को उड़ा देता है। तो अब आपको लास्ट में जो चीज बेटा दिख रही है, दैट इज रिस्क विद एंटी सेंस mRNA। बेटा मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी, मैं कभी तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेती हूं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेती हूं, फिर भी तुम मेरी क्लास में लास्ट के 15 मिनट ना बेटा सिर्फ बातें करते रहते हो। वेरी वेरी बैड बेटा, वेरी बैड, बहुत गंदी बात है बेटा, ठीक है। मैं ऐसे बोलती नहीं हूं पर तुम ऐसा फील कराते हो बेटा, बहुत गंदी बात है, ऐसे चैट्स करना ना बहुत बुरी बात है। रिस्क विद ओनली एंटी सेंस mRNA। ठीक है, ऐसे बेटा तुम्हारे साथ भी ना वाइस से वर्षा हो सकता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बस बेटा यही मैकेनिज्म है। अब छोटा सा एक स्टेप बचा हुआ है, वो करना था, 1-2 पॉइंट्स लिखने थे। मैं वापस से इस चीज को रिपीट कर रही हूं जब तक आप ये लिख रहे हो, ठीक है। पूरे प्रोसेस में मैंने वापस से रिपीट कर रही हूं, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से नीमाटोड की स्पेसिफिक जीन, कौन सी जीन, जो नीमाटोड की एक आरएनए बनाती है, जो नीमाटोड के लिए वो प्रोटीन्स बनाती हैं जिन प्रोटीन से नीमाटोड प्लांट पे फीड करके रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। हम इसी बेटा जीन को यूज करते हैं
और हम एग्रोबैक्टीरियम की मदद से इस जीन को प्लांट के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, सेंस भी बन जाए, एंटी सेंस भी बन जाए और डबल स्ट्रैंडेड बन जाए। जब डबल स्ट्रैंडेड बेटा एमआरएनए बनता है तो जीन साइलेंसिंग इनिशिएट हो जाती है। जीन साइलेंसिंग इनिशिएट हो जाती है। जीन साइलेंसिंग इनिशिएट करने के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर सबसे पहले डाइसर एंजाइम काम करता है। डाइसर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में तोड़ देता है और उन्हीं स्मॉल इंटरफेरिंग डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर कौन बाइंड करता है? रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क बेटा जब जब उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर बाइंड कर रहा है ना, तो उसमें से बेटा किसको उड़ा दे रहा है? वो किसको उड़ा देता है? वो उड़ा देता है आपके सेंस एमआरएनए को। वो सेंस एमआरएनए को उड़ा देता है। अब आप उड़ाने का मतलब क्लीव कर देता है, तोड़ देता है। अब आपके पास प्लांट के अंदर क्या बचे हुए हैं? प्लांट के अंदर आपके पास सिर्फ रिस्क विद एंटी सेंस एमआरएनए है। यहां तक किसी को बेटा कोई दुख दर्द समस्या? माही बेटा क्या जरूरत है, मैं बता रही हूं अभी। रिस्क का फुल फॉर्म भी आगे लिखूंगी बेटा। पहले मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम की? अब प्लांट के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? प्लांट के अंदर तुम्हें दिख रहा है रिस्क विद एंटी सेंस एमआरएनए। ठीक है, यस यस, बस एक आखिरी स्टेप होगा। अब देखो इंसेक्ट क्या करता है। अब इंसेक्ट जब इस पे फीड करेगा तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या जाएगा? इंसेक्ट जब इस पे फीड करेगा, इंसेक्ट क्यों बोल रही हूं यार? इंसेक्ट क्यों बोल रही हूं मैं बार बार? नीमाटोड, इंसेक्ट नहीं है, नीमाटोड। ठीक है, नीमाटोड बेटा जब इस पे फीड करेगा तो नीमाटोड के फीड करने पर बेटा क्या होगा? ये रिस्क विद एंटी सेंस इसके बॉडी के अंदर गया। यस एवरीवन, ये रिस्क विद एंटी सेंस इसके अंदर गया। यस एवरीवन, गया कि नहीं? क्या ये एंटी सेंस एमआरएनए किसी के कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये एंटी सेंस एमआरएनए किसी के कॉम्प्लीमेंट्री है? रिस्क with antisense enters nematode. Yes everybody, very good. आशुतोष, सुरभि, कनिका, स्वप्नेंदु, रिद्धि, हर्षिता, पवन, वानी, अंकिता, सेहरू, राधे, मनीषा, युक्ति, वेरी वेरी गुड। ये किसके सेंस एमआरएनए के साथ बाइंड कर सकता है बच्चों? जब ये रिस्क विद एंटी सेंस एमआरएनए नीमाटोड की बॉडी के अंदर जाता है तो अब ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है भाई? अब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। सेंस और ये वाला एंटी सेंस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या ये बाइंड कर जाएंगे? ऑफ कोर्स बाइंड कर जाएगा, क्योंकि रिस्क जाके बेटा, रिस्क के अंदर एंटी सेंस है, रिस्क के साथ एंटी सेंस है। ये अपने सेंस को ढूंढ सकता है। यस, ये अपने सेंस को ढूंढ सकता है और ढूंढ के बेटा उसे बाइंड करके उसको डबल स्ट्रैंडेड बना के उसके सेंस एमआरएनए को उड़ा सकता है, जिससे कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। आज मैं पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगी, पॉइंट्स मैं अगले दिन ही लिखवाऊंगी, लेकिन बेटा इसको पढ़ के आना यार। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि आप बातें करें? कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है आप भी बाकी बच्चों की तरह आंसर दें जैसे बाकी सब दे रहे हैं। अब मैं यहां पे पॉइंट लिख रही हूं, कल मैं इसी को बेटा फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगी, ठीक है? या मैं आज ही लिखवा दूं, जैसा भी आप कहो, ठीक है? सेंस बाइंड टू एंटीसेंस, सेंस RNA cleaved by risk. That's all. That's all. मैं आज ही, अब बेटा तुमसे तो पूछना ही बेटा एक खतरनाक प्रोसेस है बेटा। अभी 5 मिनट टाइम है, मैं स्टेप्स चलो यार तुम बहुत कंफ्यूज करते हो बेटा,
पहले आप यहां तक लिख लो, पहले तो आप यहां तक लिख लो, ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया। अभी 5 मिनट का टाइम है, 2-4 पॉइंट्स तो मैं लिखवा ही सकती हूं ताकि रिवाइज करने में तुम्हें हेल्प हो जाए। बाकी जो पॉइंट्स है, बाकी जो एनसीईआरटी है वो कल करेंगे, पर कुछ तो पॉइंट्स मुझे लिखवाने दो जो तुम्हें आज इसको समझने के काम में आएंगे, वो मैं लिखवा देती हूं एटलीस्ट, ठीक है। डन हो गया है एवरीबॉडी? यस, ठीक है भाई। इसको बेटा पढ़ने के लिए जो हेल्प हो जाए वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना बेटा, एटलीस्ट इसको पढ़ने में हेल्प हो जाए। बाकी कल कर लेंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है। डन। पक्की बात? 1-2 पॉइंट्स में लिखवा दे रही हूं, बाकी हम इसे बेटा वापस से कल एक्सप्लेन करेंगे, पर आप पढ़ के जरूर आना। मुझे ना आप कमेंट्स में जरूर बताना कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। याद तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट्स ही रखने हैं, बट ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूं, रिस्क इज व्हाट? आरएनए इंड्यूस्ड, सारे पॉइंट्स नहीं लिखवा रही हूं आज क्योंकि लिखे नहीं जाएंगे आज। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, सिर्फ उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिख रही हूं, अगले क्लास में वो लिखूंगी जो पॉइंट्स आपके नीट में पूछे जाएंगे, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन प्लांट cleaved into siRNA by dicer risk bind to this and cleaves sense mRNA risk with antisense mRNA left in plant nematode feed on this risk with antisense enter in nematode risk with antisense complement the sense mRNA of nematode sense mRNA cleaved. No protein, no feeding. नो प्रोटीन नो फीडिंग। कल मैं वो पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपके नीट प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल। अभी यहां तक कर लो। यस, यहां तक कर लो। लिखो बच्चों। डन। सॉन्ग सुना देंगे, लेकिन आप पहले इसको लिखिए। मुझे कमेंट्स में जरूर 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 बताना कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं,
मैं यहां पे लिख दे रही हूं होल प्रोसेस नॉट इन एनसीईआरटी, होल प्रोसेस नॉट इन एनसीईआरटी, ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट, ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, नथिंग एल्स। डन एवरीबॉडी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच। क्लास तो पता ही नहीं चलती है, ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू किया था, अभी जस्ट अभी, और अचानक से खत्म हो गई। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा गाना आप लोगों को सुना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा पढ़ा, ठीक है, और अगले क्लास में इसके बेटा कंटिन्यूएशन में करेंगे, ठीक है। क्लास अगर किसी को नहीं भी समझ में आया ना बेटा, लेक्चर को वापस से देखो, लेक्चर को वापस से देखोगे तो शायद थोड़ा बहुत और समझ में आ जाए जो नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो एक छोटा सा गाना मैं सुना दे रही हूं। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल, हमें दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। बहुत लंबा नहीं हो गया है ना? हो गया बेटा आज के लिए, ठीक है। इट वॉज अ डिफिकल्ट सॉन्ग, आई ट्राइड सिंगिंग इट, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड यू गाइज कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल बच्चों, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, पढ़ाई करके आना। आई लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।